नमस्कार, मैं मानवी आप सभी का एनडीडी न्यूज में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। दिल्ली में श्रम कानूनों के खुलेआम उल्लंघन के खिलाफ बड़ी संख्या में मजदूरों ने दिल्ली श्रम मंत्री मुकेश अहलावत के दफ्तर का घेराव किया। मजदूर एकता केंद्र के बैनर के तले सैकड़ों मजदूरों ने दिल्ली सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मजदूरों ने बताया कि दिल्ली के तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में उन्हें न्यूनतम वेतन, ईएसआई, पीएफ बोनस जैसे न्यूनतम अधिकार भी नहीं मिलते हैं। मजदूरों को फैक्ट्रियों में 12-14 घंटे काम करने को मजबूर किया जाता है। बदले में उन्हें सिर्फ 7 से 8 हजार रुपए मिलते हैं, जो सरकार द्वारा तय लगभग 18,000 के न्यूनतम वेतन से बहुत कम है। कानून के घेरे से बचने के लिए मालिकों द्वारा मजदूरों को पहचान पत्र तक नहीं दिया जाता। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री मालिकों द्वारा सुरक्षा मानकों को धड़ल्ले से नजरअंदाज किया जाता है। ज्यादातर फैक्ट्रियों में मजदूरों को कोई सुरक्षा उपकरण तक नहीं दिए जाते, जिसके चलते आए दिन किसी न किसी कारखाने में मजदूरों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। मजदूरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने श्रम मंत्री से मिलकर दिल्ली के मजदूरों की खराब स्थिति को उजागर करते हुए अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्रम कानूनों के उल्लंघन की जांच और कार्रवाई के लिए दिल्ली लेबर इंक्वायरी कमेटी बनाने और औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर ही श्रम विभाग का कार्यालय बनाने की मांगों को उठाया गया। साथ ही श्रम कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति और मजदूरों की शिकायतों के तत्काल निवारण की मांग उठाई गई। मांगों के नहीं माने जाने पर मजदूर एकता केंद्र ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर को धार्मिक जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में नए खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन घेरे में है। मूर्ति विसर्जन जुलूस में असामाजिक तत्वों द्वारा कथित तौर पर अल्पसंख्यक विरोधी भड़काऊ नारे लगाने के बाद उपजे तनाव में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद उपद्रवियों ने कई घरों, दुकानों में लूटपाट की और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी ने दावा किया है कि यह हिंसा पहले से प्लान थी। मृतक युवक और आरोपी के बीच पहले से विवाद था, जिसकी वजह से मृतक ने सिर्फ उन्हीं के घर पर झंडा फाड़ा था। दैनिक भास्कर ने दंगों में शामिल 2 आरोपियों का स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने यह कबूला है कि उन्हें पुलिस अधिकारियों से छूट मिली थी और उन्होंने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर लूट और आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में भाजपा सरकार ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए कथित आरोपियों के घर तोड़ने के नोटिस चिपका दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। विपक्ष ने भाजपा विधायक और भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पर दंगों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 22 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को निरस्त किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई करते हुए मदरसों को बंद कर छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के असमान व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार केवल मदरसों को लेकर ही चिंतित क्यों है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि विभिन्न समुदाय के लोग अपने समुदाय के अनुसार चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों के बच्चों का एडमिशन कराते हैं। क्या एनसीपीसीआर ने कभी इन समुदायों के लोगों को यह निर्देश जारी किया है कि वह अपने बच्चों का दाखिला मठ मदरसे पाठशाला में न कराएं, बल्कि राज्य के स्कूलों में कराएं? जानकारों ने कहा है कि इस मामले से केंद्र, राज्य तथा एनसीपीसीआर के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति एक तरफा रुख को साफ देखा जा सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों के हनन से राज्य व्यवस्था विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, जो सांप्रदायिक द्वेष और उन्माद की स्थिति को बढ़ावा देगा। रूस के कजान में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर के बीच संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों में आर्थिक सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और वैश्विक शासन में सुधार की जरूरत पर चर्चा की गई। सम्मेलन के बाद जारी कजान घोषणा पत्र में पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार, व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग की जरूरत को शामिल किया गया। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत और मध्य पूर्व में गहराते मानवीय संकट पर चिंता प्रकट की गई।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अलावा सम्मेलन के दौरान राजनीतिक आर्थिक सहयोग को लेकर भारत चीन और भारत रूस के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। बता दें, ब्रिक्स भारत समेत रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें कुल 10 देश शामिल हैं। अमेरिका के प्रभुत्व वाले वैश्विक ढांचे को चुनौती देते हुए एक वैकल्पिक वैश्विक संरचना का निर्माण करने के लिए इस समूह की स्थापना की गई थी। भाजपा शासित असम में पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ों के जरिए समुदाय विशेष को निशाना बनाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भोइया ने पीठ से एनकाउंटर जैसे मामलों में पुलिस की धीमी जांच पर भी सरकार को फटकार लगाई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 2021 के बाद से राज्य में 80 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें राज्य के कई जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग घायल हुए और मारे गए हैं। एक तरफ सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका ने विधानसभा में बताया कि पुलिस मुठभेड़ों में किसी की मौत नहीं हुई है, जबकि बीते साल फरवरी में असम मानवाधिकार आयोग ने 2 अधिकारियों को फर्जी गोलीबारी के आरोपी की हत्या का दोषी पाया है। ऐसे में विपक्ष द्वारा असम सरकार पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच एक के बाद एक एनकाउंटर की घटनाओं के बाद सवालों के घेरे में रही यूपी पुलिस के लिए एनकाउंटर से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। नए आदेशों के अनुसार अब एनकाउंटर के घटनास्थल तथा अपराधी की मौत होने पर उसके पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराना जरूरी होगा। साथ ही एनकाउंटर के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों को सरेंडर करने और उनकी फॉरेंसिक जांच का भी आदेश दिया गया है। असम की तरह यूपी में भी पुलिस पर एनकाउंटर से जुड़े तमाम मामलों में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगता रहा है, जिससे लेकर गंभीर चिंता जाहिर की जा रही है। 6 अक्टूबर से दिल्ली के लद्दाख भवन में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से 3 दिसंबर को लद्दाख की मांगों पर बातचीत शुरू करने के आश्वासन के बाद सोमवार को अनशन समाप्त किया गया। बता दें कि लद्दाख में सरकार की कॉरपोरेट समर्थक और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ व्यापक आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में सोनम वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा लद्दाख भवन पर मौन व्रत और अनशन किया जा रहा था। प्रदर्शनकारी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने, लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाने की मांगों के लिए संघर्षरत है। सरकार द्वारा मुलाकात के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि लद्दाख की जनता के संघर्ष के दबाव से सरकार को झुकना पड़ा है, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर व्यापक संघर्ष किया जाएगा। याद दिलाना चाहेंगे कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिसिया कार्रवाई, आंदोलनकारियों को जबरन हिरासत में लेने पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना होती रही है। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात दाना का कहर, करीब 6 लाख लोग हुए प्रभावित। आरक्षित सीटों के भीतर आरक्षण लगाने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। गुजरात के अस्पताल में 350 नेत्र रोगियों को रात में जगाकर बनाया गया भाजपा सदस्य, विरोध में लोगों का आक्रोश। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में जमीन पर मालिकाना के हक की मांग को लेकर आदिवासियों का प्रदर्शन। सरकार पर आदिवासियों को भू अधिकार से वंचित करने का लग रहा है आरोप। कर्नाटक में कथित धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई और भतीजे गिरफ्तार, विपक्ष ने भाजपा को घेरा। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना और दूसरे सहयोगियों के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। अपहरण और सामूहिक हत्या का गंभीर आरोप। बिहार में जहरीली शराब से 35 लोगों की मौत, सरकार पर उठ रहे हैं सवाल। सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में असम के विधायक अखिल गोगोई पर यूएपीए कानून के तहत एनआईए ने दायर की चार्जशीट। सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए यूएपीए जैसे तानाशाही कानूनों के गलत इस्तेमाल का लग रहा है आरोप। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपद स्तर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक एनडीडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।